हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स, तो माई सेल्फ अंकित और आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का। बेसिकली कल हमने फर्स्ट ऑर्डर को अप्रॉक्स ख़त्म ही कर दिया था, लेकिन उसका छोटा सा पोर्शन बचा है जो मैं आज कंप्लीट करूँगा और फिर हम आज कॉलिजन थ्योरी देखेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा उसके बारे में। ज़रूरी भी है कि अगर एग्जामिनर थोड़ी हार्ड पेपर भी बनाता है तो हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर सिलेबस की बाउंड्री से बाहर भी जाता है तो वो हम पढ़ के रखेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब पीएचडी नहीं करना है। मैं डेरिवेशन वगैरह नहीं बताऊंगा, सिंपली छोटा मोटा बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन स्टार्ट करो। फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। सपोज दैट एक रिएक्शन है, ए गिव्स टू बी। ये गैसियस रिएक्शन है। अब एक बात बताना, इधर मैं गैस गैस लिख दूं तो इधर तो कंसंट्रेशन लेंगे नहीं। टी बराबर 0 पर क्या लेंगे, पी नॉट, और इधर पर 0। टाइम बराबर टी पर पी नॉट, जैसे लिखते थे ए नॉट माइनस एक्स, तो इधर ऐसे ही लिखेंगे पी नॉट माइनस एक्स, और बनेगा कितना, 2x, 2x। इतनी बात समझ में आ गई। अब k को कैसे लिखेंगे, रेट कांस्टेंट को 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। लेकिन हमको x की टर्म में आंसर नहीं देना है, टोटल प्रेशर की टर्म में आंसर देना है। टोटल प्रेशर की टर्म में k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट माइनस एक्स। हमको एक्स को एलिमिनेट करना है, तो हम कंसीडर करेंगे एट टाइम टी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी टी। अब टोटल प्रेशर किसके बराबर है, पी टी बराबर पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x के बराबर। तो मुझे इधर से x की वैल्यू निकालनी है और इधर रखनी है, तो इधर से पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स आएगा। तो x बराबर क्या आएगा, पी टी माइनस पी नॉट। x की वैल्यू यही आएगी या नहीं, पी टी माइनस पी नॉट। अब मैं x की वैल्यू इधर रख दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट और पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट। अब इसको k बराबर सॉल्व करो, 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट और नीचे पी नॉट, फिर माइनस साइन अंदर जाएगा, पी टी प्लस पी नॉट। मतलब k की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट और 2 पी नॉट प्लस पी टी। ये हमारा आंसर आ गया। किसी किसी को थोड़ा समझ में आया होगा, किसी किसी को 10%, किसी किसी को 20%, किसी किसी को 30% और किसी किसी को 100%। तो जिस किसी को 100% आ गया मैंने यार माइनस क्यों नहीं लगाया इधर, माइनस है ना पीटी, 2 पी नॉट ऐड हो जाएंगे माइनस पीटी। किसी किसी को 100% समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं इसकी और प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। अब सपोज दैट मैं दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं, फिर लिख के बताना रेट कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। मैं दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं, ए गिव्स 3 वे, ए गैस गिव्स 3b गैस,
3b गैस। सपोज दैट टाइम बराबर 0 पर इनिशियली प्रेशर पी नॉट था, इधर 0 था। टाइम बराबर टी पर पी नॉट माइनस एक्स और इधर क्या बनेगा 3x। तो क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 3 की है, तो अगर मैं के लिखूंगा के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट, और जैसे ही हम लिखते थे ए नॉट माइनस एक्स, उसी तरह पी नॉट माइनस एक्स ही लिखना है इधर। ठीक है, पी नॉट माइनस एक्स। अरे भाई हम अब पहले कैसे लिखते थे 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट माइनस एक्स। ए नॉट की जगह पी नॉट ही तो लिख रहा हूँ, बस सिंपली यही तो लिख रहा हूँ, और ये हमने फर्स्ट ऑर्डर में खूब लिखा है। ठीक है, तो मुझे टोटल प्रेशर क्या है एट टाइम टी पर, अगर टोटल प्रेशर देखूं तो यही तो है सब टोटल प्रेशर। ये इनिशियल प्रेशर था, ये टोटल प्रेशर है। तो पी टी टोटल की बात करूं तो पी नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 3x। तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 2x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी पी टी माइनस पी नॉट अपॉन 2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को इधर रखना है, हमें इस x की वैल्यू को इधर रखना है। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट माइनस एक्स की जगह क्या रख रहा हूं पी टी माइनस पी नॉट अपॉन 2। अब बस इसको सॉल्व कर दो, रीअरेंज करते रहो। के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट, और 2 एलसीएम ले लो, तो 2 पी नॉट, ये माइनस का ही रहने दो, पी टी माइनस पी नॉट, और ये 2 पर भेज दो। के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 2 पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट, ये अंदर जाएगा साइन। तो के बराबर क्या आ गया 2.303 अपॉन टी लॉग 2 पी नॉट अपॉन 3 पी नॉट माइनस पी टी। ये हमारा आंसर आ गया। आप किसको पूरा समझ में आया? आप समझ में आ जाना चाहिए सभी को, आई थिंक। चलो मैं मान के चल रहा हूं अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आया होगा, तो मैं तुमको एक चांस और दे रहा हूं सीखने का। अगर तुम एक बार दिमाग में बैठ गई कि बस x की वैल्यू रखना है और टोटल प्रेशर देखकर इन टर्म ऑफ टोटल प्रेशर आंसर निकालना है, तो तुम समझ जाओगे सब कुछ। और सपोज दैट एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, ए गैस किस बी गैस प्लस सी गैस। अब इसका प्रेशर पी नॉट था टाइम 0 पर, और इधर इनिशियली प्रेशर कुछ था, प्रोडक्ट साइड कुछ भी नहीं था, और टाइम टी पर पी नॉट माइनस एक्स, कुछ प्रेशर कम हुआ, इधर एक्स बनेगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री किसकी है 1 की स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट है। अब देखो टोटल प्रेशर की बात करूं, पी टी बराबर क्या होगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस प्लस कट गए, तो पी टी किसके बराबर आ गया पी नॉट प्लस एक्स। तो एक्स बराबर क्या आएगा पी टी माइनस पी नॉट, ये हमारा आ गया पी टी माइनस पी नॉट।
अब के की वैल्यू के बराबर क्या लिखते थे 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट माइनस एक्स। इस एक्स की वैल्यू इधर से रखनी है। के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी प्लस माइनस पी नॉट। तो इधर से के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट, और इधर से ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो 2p0 माइनस पी टी। आई थिंक अब आ गया होगा समझ में। अब आ गया होगा समझ में। किसी अभी मैं मान रहा हूं कि 100% बच्चों में से 90% बच्चों को आया। एक और प्रैक्टिस करा दूंगा, खेलोगे आप तुम इससे, क्या खेलने लगे होगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें शुरुआत में न्यू होती हैं तो थोड़ी ऑड लगता है, पैनिकनेस आती है, डर लगता है, लेकिन जैसे मतलब चीज़ों से रूबरू होते जाते हो तो चीज़ें हल्की लगने लगती हैं। ऐसा होता है, मतलब ऐसा ही होता है। चलो एक और करते हैं। अब तुमको पूरा समझ में आना चाहिए, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस वगैरह नहीं होगी। ए गैस गैस 2b गैस प्लस सी गैस। इनिशियली प्रेशर मान रहा हूँ टाइम बराबर 0 पर पी नॉट, और टाइम बराबर टी पर क्या होगा पी नॉट माइनस एक्स। इधर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 की है तो 2x, और इधर x। तो के हमको लिखना है 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। हमको x को हटाना है, इन टर्म ऑफ टोटल प्रेशर हमको आंसर लाना है। तो टोटल प्रेशर इसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स। तो पी टी बराबर पी नॉट माइनस माइनस से प्लस माइनस कट गया प्लस 2x। तो x बराबर क्या निकला, इसको इस साइड भेजो, पी टी माइनस पी नॉट, इसको इस साइड भेज दिया, अपॉन में 2 लगा दो 2। हमारी x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। तो हमको क्या करना है, सिंपली इधर x की वैल्यू रख दो, के बराबर के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू रख दो, डायरेक्ट रखो वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है पी टी माइनस पी नॉट अपॉन 2, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट। अब इधर 2 क्या ले लो, डिनोमिनेटर में 2 ले लो एलसीएम, तो 2p0 हो जाएगा माइनस पी टी माइनस पी नॉट। तो इधर से के बराबर आएगा 2.303 अपॉन टी लॉग 2 पर भेज दो 2p0। अब देखो 2p0 माइनस पी टी माइनस पी नॉट, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा, तो 3p0 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 3p0 माइनस पी टी। के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 2p0 अपॉन 2p0, 3p0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस पी टी। यह हमारा क्या है, आंसर है। यह हमारा क्या है, आंसर है फाइनली। आई थिंक अब 100% समझ में आ गया होगा। तो ये सबको लिखो, अच्छे से छापो, और अब तो चीज़ें हल्की लगने लगी होंगी। अब सेकंड ऑर्डर की चर्चा कर ले तो थोड़ी बहुत मज़ा आ जाएगा।
सबसे पहले ये सब नोट कर लो। अब सेकंड ऑर्डर की चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सपोज दैट एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी, एक रिएक्शन है। तो देखो इनिशियली क्या लिखते थे, ए नॉट जीरो, फिर ए नॉट माइनस एक्स, इधर एक्स बनता था, ऐसा कुछ लिखते थे तुम या नहीं? अरे भैया इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, इसका डायरेक्ट रेट लॉ लिख लो। रेट लॉ क्या होता है, रेट, रेट बराबर के। फर्स्ट ऑर्डर होता तो जीरो, ऑर्डर होता तो जीरो आता इधर, फर्स्ट ऑर्डर होता तो वन आता, सेकंड ऑर्डर है टू। तो रेट अगर पूछे तो रेट का फॉर्मूला ये है, रेट का फॉर्मूला ये है। और दूसरा फॉर्मूला याद रखना है जो 80 माइनस ए नॉट वन अपॉन 80 माइनस वन अपॉन ए नॉट बराबर के टी। ये फार्मूला याद रखना है, दूसरा फार्मूला, ठीक है। ए टी की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, ये हमारा ए टी है, ये हमारा ए टी है। तो ए टी की जगह मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए टी, ए नॉट लिखो ना, ए टी बराबर। अब देखो हम क्या करते थे, बड़े में से छोटा माइनस करते थे, लेकिन अपॉन में चला गया तो छोटे में से बड़े को माइनस कर दो, ऐसे याद रखना है। बराबर के टी, बराबर के टी। आप हाफ लाइफ की बात कर लो, ये फार्मूले याद रखना है, बस फार्मूले। अगर हाफ लाइफ की बात करें, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की अगर बात करें तो टी हाफ, तो ए नॉट कितना हो जाएगा, अरे हाफ लाइफ में एक्स कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन टू। तो बस इसी फार्मूले में, इस फार्मूले को यूज करो, इस फार्मूले को, वन अपॉन ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन टू माइनस वन अपॉन ए टी गिव्स के टी हाफ। इसी फार्मूले को यूज किया है मैंने। तो इधर से कितना आएगा, टू अपॉन ए नॉट, अरे ए टी क्यों लिख रहा हूँ इधर, मैंने इधर भी गड़बड़ किया है, ए नॉट लिखो, माइनस वन अपॉन ए नॉट बराबर के टी हाफ। तो इधर से वन अपॉन ए नॉट बराबर के टी हाफ। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए नॉट अपॉन के, एक ही इधर चला जाएगा। तो ये हमारा टी हाफ का सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब टी हाफ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ए नॉट के। इतनी सी बात याद रखनी है, इतनी सी बात याद रखनी थी, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर में बस अगर तुमको हाफ लाइफ पता है, तुमको रेट पता है, अगर के पूछेगा तो ये वाला फार्मूले याद रख लो। तीन फार्मूले हैं जो कि तुमको याद रखने हैं। इसमें ग्राफ का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में बिल्कुल गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ना ही अपने सिलेबस में है। बस मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड तुमको पढ़ा दी ताकि तुम लोग इधर उधर के टीचरों से पढ़ते हो तो वो तुम्हारे पेट में गुड़ गुड़ ना हो, उससे पहले ही मैंने तुम्हारी गुड़ गुड़ ख़त्म कर दी है। वरना तुम कहोगे सर को आता नहीं है या सर ने स्किप कर दी है, तो स्किप कुछ नहीं होगा इधर, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अगर जनरल फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ पढ़ना है, एक चीज़ और पढ़ लो, जनरल फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ। जनरल
फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ, जनरल फार्मूला ऑफ हाफ लाइफ क्या होता है? जनरल फार्मूला बेसिकली होता है टी हाफ, इसका डेरिवेशन बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ए नॉट माइनस एन प्लस वन। जनरल फार्मूला ये होता है। अगर टी हाफ फर्स्ट की बात करूं मैं, फर्स्ट तो ए नॉट फर्स्ट माइनस एन प्लस वन। टी हाफ सेकेंड की बात करो तो ए नॉट सेकेंड माइनस एन प्लस वन। अगर मैं इसको अपॉन में लिखूं तो टी हाफ सेकेंड, ये सेकेंड, ये फर्स्ट। अगर सेकेंड अपॉन फर्स्ट करूं, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो इधर से क्या आएगा? टी हाफ सेकेंड अपॉन टी हाफ फर्स्ट इज इक्वल टू ए नॉट सेकेंड माइनस एन प्लस वन। इसको जनरली लिख लेना, जनरली लिख लेना, ए नॉट अपॉन फर्स्ट और पूरा होल पावर माइनस एन प्लस वन लिख लो। ये हमारा क्या आ गया? रिलेशन। तो इस पर कुछ एक वैरायटी होती है क्वेश्चन की, ऐसा ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक वैरायटी होती है क्वेश्चन की, तो वो सॉल्व करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। देख लो फॉर्मूला याद रख लेना, बस हो जाएगा खेल। जैसे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भाई टी हाफ अपॉन इनिशियल क्या लिख दिया? टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन 10, टी हाफ 10, 20, 30। इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.3 मोलर। फाइंड ऑर्डर, इसमें पूछता है फाइंड ऑर्डर, फाइंड ऑर्डर। अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो इसको हमको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है? तो सेकंड और फर्स्ट को क्या ले लो? सेकंड और फर्स्ट को ले लो। सेकंड और फर्स्ट को ले रहा हूं मैं, तो हमने फार्मूला टी हाफ सेकंड अपॉन टी हाफ फर्स्ट क्या पढ़ा है? बराबर टी हाफ सेकंड अपॉन टी हाफ फर्स्ट क्या पढ़ा है? हो ए नॉट सेकंड अपॉन ए नॉट फर्स्ट का क्या? माइनस एन प्लस वन। तो टी हाफ सेकंड कितना है? टी हाफ सेकंड 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू ए नॉट सेकंड 0.2 अपॉन 0.1 और इधर है माइनस वन प्लस वन, माइनस एन प्लस वन। तो इधर से 2 आएगा, इधर से भी 2 आएगा। 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, और इधर 2 की पावर माइनस एन प्लस वन लिख सकता हूँ। बेस सेम है, बेस सेम है, बेस दोनों के सेम है, तो माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू 1 हो सकता है। तो अगर एन को मैं उस साइड ले जाऊं, एन पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 एन बराबर 0 आ गया। मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन है, 0 ऑर्डर है, 0 ऑर्डर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब हम सिंपली चलते हैं एक दूसरे पोर्शन पे कूदने से पहले हम थोड़ी एक चीज़ पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी पढ़ने से पहले हमको कुछ, मैं पढ़ा चुका हूँ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, लेकिन एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। थर्मोडायनेमिक्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा चुका हूँ,
ठीक है, लेकिन इधर थोड़ी ग्राफ में समझाऊंगा। इधर मैंने ग्राफ नहीं बताए हैं अभी तक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में किसी चैप्टर में, ठीक है, अब बताऊंगा। बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन और ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ए प्लस हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, ए प्लस हीट गिव्स बी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक्सोथर्मिक में ए हीट रिलीज होती है, बी प्लस हीट। मतलब अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं, इधर डेल्टा एच होता है पॉजिटिव और इधर होता है डेल्टा एच निगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव होता है मतलब एंथैल्पी। तो डेल्टा एच को लिखते हैं हीट ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह इधर भी लिख लो डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब ये क्या है? डेल्टा एच पॉजिटिव है और ये डेल्टा एच क्या है? निगेटिव। तो इधर देखना डेल्टा एच पी एच आर, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की। इधर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? कम होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात हमको समझ में आ गई है। अब इसकी बात करूं ग्राफ की। ग्राफ की बात करें एंडोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट क्या? एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो बेसिकली इसका ग्राफ आता है, ये इधर ले लो रिएक्शन प्रोग्रेस, और इधर क्या ले लेना? एनर्जी रिएक्शन प्रोग्रेस। तो एंडोथर्मिक में होता है कि हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होके क्या रिएक्टेंट के पास इनिशियली एनर्जी कम होगी और फिर एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ गई है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या है? रिएक्टेंट, ये क्या है? प्रोडक्ट। तो देखो इधर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। अब एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो मतलब इनिशियली रिएक्टेंट के पास कुछ ज़्यादा एनर्जी रही होगी, फिर रिलीज होके क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाती है। ये रिएक्टेंट की है, ये प्रोडक्ट की है। तो मतलब रिएक्टेंट की इनिशियली ज़्यादा थी, फिर क्या प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। तो ये ऐसा ग्राफ आता है, इस ग्राफ को याद रख लेना। मतलब ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है। अब मैं कोलिजन थ्योरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेसिकली कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक समझ में आ गए होंगे। कोलिजन थ्योरी this theory is applicable for bimolecular reaction but fail for complex reaction कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं होती है ये थ्योरी। सपोज दैट A2 प्लस B2 गिव्स टू AB। कोलिजन थ्योरी मतलब क्या है? कोलिजन थ्योरी का कहने का मतलब क्या है? कोलिजन थ्योरी बेसिकली होती क्या है? जब दो रिएक्टेंट मतलब कोलाइड करेंगे तो कुछ पिछले बार बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। मतलब काफ़ी मॉलिक्यूल
एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। पुराने बॉन्ड टूटेंगे मतलब उसमें क्या होगी, एनर्जी लगेगी, और नए बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, उनमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो बेसिकली यही है कोलिजन थ्योरी की। पुराने बॉन्ड्स को जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर होगी, काफ़ी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में टक्कर होगी, और जिनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा तो उसका प्रोडक्ट बनेगा। मतलब हर रिएक्टेंट मतलब जो कोलाइड करेगा जरूरी नहीं है प्रोडक्ट बनेगा, जो इफेक्टिव कॉलिजन करेंगे उनका ही प्रोडक्ट बनेगा। मैं आगे समझाऊंगा ये सब चीज़ें। तो दूसरा पॉइंट है वैलिड फॉर बेसिकली गैसियस के लिए है और कुछ सोल्यूशन के लिए है। फॉर गैसियस के लिए वैलिड है और सोल्यूशन के लिए भी, और सोल्यूशन। इट अज्यूम दिस थ्योरी अज्यूम, ये थ्योरी अज्यूम करती है कि मतलब जो मॉलिक्यूल होगा वो स्फीयर होगा। दिस थ्योरी अज्यूम दैट मॉलिक्यूल इज spherical is in spherical shape and it is hard, और वो कैसा होता है, हार्ड। it neglect स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को ये निगलेक्ट करता था। इट निगलेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं था। इस थ्योरी ने मान लिया था कि मॉलिक्यूल कैसा है, स्फेरिकल है, और वो क्या है, रिजिड है। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी क्या थी, यही थी कि डिफरेंट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, और जो इफेक्टिव कोलिजन करेंगे मतलब 100 मॉलिक्यूल में से अगर 10 मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करेंगे तो वही प्रोडक्ट बना के देंगे। ठीक है, इसको और अच्छे से समझाऊंगा अभी। जैसे अगर मैं जनरल एग्जांपल लूँ कोलिजन थ्योरी को समझाने की, तुमने 10 लोगों को क्या भेज दी, रिक्वेस्ट भेज दी। 10 में से सपोज दैट 2 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, तो मतलब अभी प्रोडक्ट नहीं बना क्योंकि तुम तो सेटिंग करना चाहते हो। तो अगर तुम्हारी वाइफ्स उससे मैच करेंगी, सपोज दैट 2 में से 1 की वाइफ्स मैच करेंगी, तुम्हारी सेटिंग हो गई, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब 10 रिक्वेस्ट भेजी थी, वो तुम्हारे नंबर ऑफ कॉलिजन थे, और 2 उसमें एक्सेप्ट हुई, तो मतलब एक प्रोबेबिलिटी तो बढ़ गई हमारी कि मतलब हाँ अब प्रोडक्ट बनने के चांस हैं। अब 2 में से 1 से तुम्हारी सेटिंग हो गई, मतलब एक प्रोडक्ट बन गया। तो मतलब फुल टोटल क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। लेकिन अभी तो हम कोलिजन थ्योरी में बहुत कुछ समझना है। अब हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझेंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कोलिजन, ये क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इन रिएक्टेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट मिक्सचर is called collision frequency is called collision frequency। पर यूनिट वॉल्यूम लेना है तुमको। सपोज दैट एक क्यूब है, इसका जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है। मतलब अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा या 1 ml। ऐसे बोल सकते हो 1 ml में जितने रिएक्टेंट, मतलब इसमें काफ़ी 1 ml में
नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसमें कितने कॉलिजन हो रहे हैं 1 ml सोल्यूशन में। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जनरली, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। गैसियस मॉलिक्यूल ले लो, उनका रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है, जल्दी जल्दी से इधर उधर टकराएंगे, इधर उधर टकराएंगे, तो मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन, जनरली कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्शन, जनरली कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻⁻25 से 10⁻20 माइनस क्यों 10⁻28, इतनी ज़्यादा होती है कॉलिजन, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इतने कॉलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट ml। तो क्या लिखेंगे, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इतनी ज़्यादा। आप समझ लो कि 10⁻25 मतलब कितना ज़्यादा रैंडम मोशन हो रहा होगा, इतने ज़्यादा कॉलिजन हो रहे हैं, वो भी पर यूनिट टाइम में इतने ज़्यादा कॉलिजन निकल के आ रहे हैं, यही हमारी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब मैं कुछ 2 टर्म बताऊंगा, एक बताऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी, एक बताऊंगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर चीज़ें को अच्छे से समझना है। अभी मैं इफेक्टिव कॉलिजन सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमको एक्टिवेशन एनर्जी समझना ज़रूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इसको हम EA से डिनोट करते हैं। ये बोलता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी required by reactant molecule to convert into प्रोडक्ट, इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। सपोज दैट एक, फिर से मैं एक प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं ऐसे, और जो सबसे ज़्यादा ये वाली एनर्जी होती है, ये टॉप पर, ये एनर्जी बैरियर, इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। अगर प्रोडक्ट बनाना है तो इसको क्रॉस करना ज़रूरी होता है, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा, मतलब उधर तक पहुंचना ही पड़ेगा। अगर तुमको प्रोडक्ट बनाना है तो एनर्जी बैरियर को टच करना पड़ेगा। सपोज दैट जैसे तुमको, तुम्हारा एग्ज़ाम होता है 720 का नीट का, और तुमको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो तुमको क्या टच करना चाहिए, 650 स्कोर को हिट करना ही करना है, तब जाके तुमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यही इसकी बैरियर एनर्जी है कि मतलब इतनी, कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होगी तभी प्रोडक्ट बन सकता है। और मिनिमम ये क्या है, सपोज दैट ये रिएक्टेंट है, ये है प्रोडक्ट, ये कौन सी रिएक्शन है बता दो, इतना ही बता दो। प्रोडक्ट के पास ज़्यादा एनर्जी है, मतलब ये कैसी है, एंडोथर्मिक, इंडो है या एक्सो, इंडो है भाई, प्रोडक्ट के पास ज़्यादा एनर्जी है। तो देखो इनिशियली रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होगी, ये एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इधर ये क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, डेल्टा एच, ये इसको क्या, डेल्टा एच यही तो होता है, इसको डेल्टा एच बोलते हैं। ठीक है,
चेंज इन एंथैल्पी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब जो रिएक्टेंट के पास कुछ तो एनर्जी होगी, और उधर बोला है मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इनिशियली रिएक्टेंट के पास सपोज दैट इधर मान लो ई आर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है कुछ ई आर, कितनी है, क्या है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इधर से इधर तक लगेगी इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये होता है हमारा, इतना पोर्शन होता है एक्टिवेशन एनर्जी का। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी से लेके एनर्जी बैरियर तक जितनी भी जितना भी एनर्जी का गैप है वो उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब दूसरा टर्म आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी बेसिकली विच मस्ट बी possessed by reactant molecule in order to possessed by reactant molecule to possess its मतलब to occur the reaction, मतलब रिएक्शन को करने के लिए, for a chemical reaction to occur, ये बेसिकली क्या होती है समझो इसको। थ्रेशोल्ड क्या होती है, फिर से बना लो। ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये क्या है ई आर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है एनर्जी बैरियर, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये क्या है डेल्टा एच, और ये क्या है थ्रेशोल्ड, अभी हमने पढ़ा है एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी बेस मतलब जो मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर ए रिएक्शन टू अकर, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है पूरी एनर्जी इतनी, इसको बोलते हैं ई थ्रेशोल्ड। और ई थ्रेशोल्ड बेसिकली रिएक्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। ई थ्रेशोल्ड किसके बराबर होता है? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टेंट की एनर्जी। ये हमारा क्या है फॉर्मूला। थ्रेशोल्ड एनर्जी बेसिकली रिएक्शन को होने के लिए मिनिमम एनर्जी जो लगती है थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, वो रिएक्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी को मिलाकर जो भी एनर्जी आती है उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं समझा रहा हूँ क्राइटेरिया। मतलब हमने पढ़ा था, हमने क्या क्या पढ़ा था, कोलिजन पढ़ा था। तो एक बात बताना, कोलिजन अब हम चर्चा कर सकते हैं कोलिजन की, क्योंकि कोलिजन की चर्चा में इफेक्टिव अनइफेक्टिव पहले पढ़ा था तो तुमको थोड़ी दिक्कत होता, क्योंकि तुमको दो टर्म पता नहीं थी, एक एक्टिवेशन एक थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब कोलिजन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो इफेक्टिव कोलिजन और एक होते हैं अनइफेक्टिव कोलिजन। मतलब तुमने अगर 10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी तो 10 लोग में से 10 लोग थोड़ी एक्सेप्ट कर लेंगे, 2 लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो होंगे इफेक्टिव कोलिजन।
मतलब those collision which convert reactant into molecules, reactant into product, those collision in which reactant is converted to product, और unaffected collision क्या होते हैं? Unaffective collision, those collision which does not convert reactant into product। ठीक है, मतलब 10 में से जो 8 जिन लोगों ने हाँ रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं की तो उनसे प्रोडक्ट बनने की उम्मीद भी नहीं है, मतलब वो अनअफेक्टेड कॉलिजन है, उनने रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं की। सिंपली समझने के लिए मतलब अगर कंडीशन फॉर इफेक्टिव कॉलिजन की बात करें तो दो कंडीशन होगी, मिनिमम एनर्जी मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और दूसरा होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो कंडीशन फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, कंडीशन फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, तो पहली कंडीशन होगी रिएक्टेंट शुड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस मिनिमम एनर्जी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, रिएक्टेंट के पास मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। दूसरी बात प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन, मिनिमम प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। देखो अब एक एक बात बता दे रहा हूँ, पहले एनर्जी की बात बता दे रहा हूँ, फिर क्या बता दूंगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन की। तो सपोज दैट एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन लिख रहा हूँ। सपोज दैट ए गिव्स बी, ये फॉरवर्ड और ये कैसी है, बैकवर्ड। ठीक है, तो फिर से वाई डायग्राम बना रहे हैं। तो ये तो एनर्जी है, रिएक्शन प्रोग्रेस, तो जो ये तो है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट और एनर्जी बैरियर की, ये है एनर्जी बैरियर। तो अगर ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो देखो जो इधर से रिएक्टेंट से लेके अगर एनर्जी बैरियर तक अगर हमको प्रोडक्ट बनाना है तो हमको मिनिमम इतनी ई फॉरवर्ड, मतलब एक्टिवेशन, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए, और इसको ई फॉरवर्ड बोलेंगे हम, मतलब इस तरफ जा रहे हैं। तो ई एफ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ इस तरफ जा रहे हैं तो मिनिमम हमको कितने एनर्जी लगाना पड़ेगा, मिनिमम एनर्जी ई ए बैकवर्ड, मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए प्रोडक्ट के पास। तो इसको क्या बोलते हैं, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो और ये क्या है हमारा डेल्टा एच, तो डेल्टा ई एच को हम लिखते हैं, याद रखना है, इसमें से डेल्टा एच कब निकलेगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड करोगे तब तो डेल्टा एच निकलेगा, मतलब ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, ये याद रख लेना।
अब मैं समझा दे रहा हूँ प्रॉपर ओरिएंटेशन। तुमको इतनी बात समझ में आ गई एनर्जी की। अब मैं समझाऊंगा प्रॉपर ओरिएंटेशन। दूसरी कंडीशन क्या थी? प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक बात बताना, प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं। A2 प्लस B2 गिव्स टू AB। सपोज दैट A के मॉलिक्यूल हैं AA और A क्या है? BB। AA प्लस BB को मिलाएंगे तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब अगर ये दोनों इस तरफ जाएंगे, दोनों प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, तब क्या होगा? एक दूसरे से कोलाइड कर पाएंगे, और कोलाइड करेंगे तभी पुराने बॉन्ड टूटेंगे, तभी नए बॉन्ड बनेंगे। मतलब ट्रांजिशन स्टेट देख लो इसकी क्या आएगी। मतलब जो ए के हैं ये वाले बॉन्ड टूटेंगे और बी के ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, और इधर ये बॉन्ड बनेंगे। ये बॉन्ड क्या होंगे? बनेंगे, फॉर्म होंगे। तो इसको हाईली, ये कैसा है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसके पास, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? ए बी और ए बी। ये हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन था, तब प्रोडक्ट बना। अगर सपोज दैट प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुआ, सपोज दैट अगर A2 प्लस B2 को हमने मिलाया, किस तरह मिलाया? सपोज दैट B। अब ये दोनों इस तरफ आएंगे एक दूसरे से कोलाइड होने के लिए, तो सिर्फ इसका कोलिजन इससे होगा। मतलब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। मतलब इस तरफ एक दूसरे के पास तो जाएंगे, लेकिन ए वाला ए कहीं और जा रहा, बी वाला कहीं और जा रहा। तो मतलब इधर से क्या होगा? क्या बनेगा? ऐसे बनेगा और ऐसे, मतलब ए बी। मतलब इधर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो रही है तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। मतलब इधर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इधर प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन इस तरह देखते हैं। मतलब आपस में कोलाइड एक, मतलब सही ओरिएंटेशन में अगर कोलाइड करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर ओरिएंटेशन इधर उधर हो गई तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब देख लो कॉलिजन कितने होते थे? 10⁻25। और मतलब उसमें से प्रोडक्ट बहुत कम बनते हैं। मतलब सभी कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं देते, कुछ ही प्रोडक्ट देते। जैसे 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, 2 ने एक्सेप्ट किया, 1 ने तुमसे सेटिंग की, मतलब इतने कम प्रोडक्ट बनते हैं। तो आई थिंक आज की बातें समझ में आई होंगी। कल इसके न्यूमेरिकल थोड़ी बहुत करवा देंगे, थोड़ी बहुत क्या, अच्छे से करवाएंगे न्यूमेरिकल्स। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।